तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कि नक्सली हमला हुआ है। इसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। इस नक्सली हमले में एक ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई है। दंतेवाड़ा के अरनपुर मार्ग पर यह विस्फोट किया गया, आईईडी का विस्फोट किया गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विस्फोटक इतने ज्यादा थे, इतना तीव्र विस्फोट था कि सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवानों की गाड़ी पर यह नक्सली हमला किया गया। और आपको बताएं कि डीआरजी के जवान नक्सल विरोधी अभियान से वापस आ रहे थे, तभी घात लगाकर सूचना मिलने पर एक तरह से लगता है कि हमला किया गया। और उन्हें पता था कि ये गाड़ियां यहां से आ रही हैं और इसीलिए इस तरह का हमला अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में है, नक्सलियों को नहीं छोड़ेंगे, बघेल ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की है। और सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि जो भी मदद की दरकार होगी राज्य सरकार की ओर से, उसे केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायराना हमले से दुखी हूं। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिवारों को मेरी ओर से संवेदनाएं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस घटना पर अपनी टिप्पणी दी है, आइए सुन लेते हैं। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अनुराग, तमाम तरह की सावधानियां, एहतियात बरते जाते हैं। सुरक्षा बलों के अपने जो है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं, एसओपी जिनको कहा जाता है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होना, आखिर ये क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये घटना हुई है? देखिए अखिलेश जी, ये जो पूरी अवधि होती है ये इसे TCOC कहा जाता है, टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इस पूरे अवधि में चूंकि खेतों में फसल कट जाती है, जंगलों में पतझड़ का मौसम होता है, तो दूर तक देखना आसान होता है। और आप देखेंगे तो तमाम बड़े नक्सली वारदात इसी अवधि में हुए हैं। कुछ दिनों पहले फरवरी में ही एक डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में भी 3 डीआरजी जवानों की मौत हुई थी। और कुछ दिनों से सिलगेर और बाकी तमाम और जगहों पर, बीजापुर, दंतेवाड़ा की सीमा पर, सुकमा की सीमा पर लोगों का ये आरोप लग रहा है कि उन पर हवाई
तरीके से बमबाजी हो रही है। उनका कहना जो महुआ चुनने जा रहे थे, लेकिन सरकार का कहना था कि ये माओवादियों को हमने पीछे धकेल दिया और इसलिए लोगों का सहारा लेकर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आशंका थी कि कुछ दिनों में नक्सली किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और आज सुबह 11 बजे के आसपास अरनपुर के जंगलों में, आपको याद होगा ये वही इलाका है जहां दूरदर्शन के कैमरा पर्सन की हत्या हुई थी। उसके थोड़े पहले आप चले आए, लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले जो श्यामगिरी का इलाका है, वहां पर अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2018-19 में, उस वक्त इकलौते बीजेपी के विधायक थे भीमा मंडावी, उनके काफिले पर हमला हुआ था और लगभग इसी अंदाज में उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो कई फीट तक ऊपर उड़ गई थी, परखच्चे उड़ गए थे उसमें। भीमा मंडावी और उनके 4 सुरक्षा कर्मियों की उसमें हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। और इसके आगे, थोड़े से आगे, ये जो अरनपुर का इलाका है, इसके बाद आखिरी गांव शुरू हो जाता है और वहां से घनघोर जंगल का इलाका है। 3 राज्यों की सीमाओं से ये घिरा हुआ है। यहाँ चुनाव में भी 3 बजे के बाद पोलिंग नहीं होती, सारे लोग वहां से वापस निकलने की तैयारी में रहते हैं। तो यहाँ पर नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब ये नहीं पता लग पाया है कि क्या कोई एसओपी में चूक हुई है, क्योंकि जिस रास्ते से जाते हैं, और अमूमन आजकल हम देखते हैं कि किसी तरह के बूबी ट्रैप्स को या फिर किसी तरह के लैंड माइंस को से बचने के लिए, नक्सलियों के जो लगाते हैं उससे बचने के लिए सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पैदल या बाइक पर गश्त करते हैं। यहाँ पर 4-5 गाड़ियों में सवार थे, जो किराए की गाड़ियां ली गई थी, और तीसरे नंबर की ये गाड़ी थी उस काफिले में, ये जो टेम्पो ट्रैवलर था, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर बैठा हुआ था, और इसको लगभग 50 किलो का आईडी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जो विस्फोट हुआ उससे सड़क पर लगभग 10 से 12 फीट का गड्ढा हो गया। और वहाँ जो हमें अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि शवों के ऐसे चीथड़े उड़ गए हैं, इतना विभत्स दृश्य है कि वो शव पहचाने भी नहीं जा रहे, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और तमाम आला अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए हैं, सीआरपीएफ की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आशंका थी कि इस महीने में जो हमेशा नक्सली एक बड़ी वारदात करने की फिराक में होते हैं, वो फिर से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अखिलेश जी, लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि पिछले 4 साल में काफ़ी कमी आई है नक्सली हिंसा में। वो ये भी कह रहे थे कि नक्सली दरअसल इस वक्त जो आप वाकया बता रहे हैं, जो महीने आप बता रहे हैं, उस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए, अभी तो कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री ने भी वहीं पर जाकर कहा था कि अब आखिरी दौर में है नक्सली। वहाँ के गृह मंत्री भी यही बात दोहरा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया आपको कि कुछ दिनों पहले ही 3 डीआरजी के जवानों की हत्या हुई थी। दरअसल जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, ये राज्य पुलिस की एक बटालियन है। वहाँ पर महिलाओं की भी एक बटालियन है, जिसे दंतेश्वरी लड़ाके का नाम दिया गया है। और ये तमाम वो लोग हैं जो इलाके से भली भांति वाकिफ हैं। कई इसमें से सरेंडर नक्सली हैं, कुछ वहाँ के युवा हैं जो वहाँ की भाषा जानते हैं, क्योंकि जब भी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ ऑपरेशन में उतरती थी, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी कि वो वहाँ की भौगोलिकता नहीं समझ पाती थी, वहाँ की भाषा नहीं समझ पाती थी। ये जो डीआरजी के जवान एक तरह से आंख, नाक, कान सब कुछ बने हुए हैं सुरक्षा बलों के लिए, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके लिए, क्योंकि ये जब ऑपरेशन में जाते हैं इनको भौगोलिकता की भी पता होती है। कई बार नक्सलियों की जो इशारे होते हैं, जिनसे वो अपनी टीम को इशारा करते हैं, वो इन चीज़ों को भी समझते हैं, वहाँ की भाषा को भी समझते हैं। जब वो वर्दी में रहते हैं तो आपको लगेगा फोर्स के लोग हैं, जैसी ही वर्दी उतार देते हैं वहाँ का एक आम नागरिक लगता है बस्तर का। तो ऐसे में उनको अपने आप को छिपाना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनकी भाषा, उनके खान पान, उनकी शैली से लोग समझ जाते हैं कि ये सुरक्षा बल के लोग हैं। लेकिन डीआरजी के साथ ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही जुझारू लड़ाके होते हैं। ऐसे में मुझे खुद इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि इतनी आसानी से डीआरजी के लड़ाके कैसे इस ट्रैप में फंस गए। अखिलेश जी, निश्चित तौर पर अनुराग, ये कई सारे सवाल खड़े करता है और जिस तरह का वाकया हुआ है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल भी है पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। लेकिन अनुराग, एक प्रश्न इससे ये भी उठता है कि जो बात कही जा रही कि जो डोमिनेशन है नक्सलियों का, उसको धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। जिस रेड कॉरिडोर की बात होती थी, अब ये कहा गया कि उनका जो पूरा प्रसार था या प्रभाव क्षेत्र है, उसको काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिली है। लेकिन फिर भी अभी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये किस तरह की चुनौती पेश कर रही हैं हमारे सुरक्षा बलों के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि रेड कॉरिडोर का बहुत सारा इलाका कम हो गया है और धीरे धीरे सुरक्षा बल के जवान अंदर जा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जगरगुंडा, जो नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, जहां पिछले 10-12 साल में स्कूल की घंटी तक नहीं बजी थी, 2 साल पहले हमने वहां से जाकर रिपोर्ट की थी और बताया था कि कैसे जो सरेंडर नक्सली हैं वो खुद ही स्कूल बना रहे हैं। लगभग वहां तक की सड़क बन गई थी। आखिरी जो 10-15-20 किलोमीटर का पैच था, उसमें सड़क बहुत खराब थी, ऐसा कि आपके कमर की हड्डी टूट जाए। लेकिन अब जैसे सिलगेर में काफी दिनों से प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं, लेकिन वहां पर टिमेर में जो कैंप बना था, उसके विरोध में कई लोग
सड़क पर उतरे थे और फिर सुरक्षा बलों ने गोली चलाई थी, जिसमें 4-5 लोग की उसमें मौत हो गई थी। और उसके बाद से 2 साल हो गए हैं, सिलगेर में लोग डटे हुए हैं, आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बहुत जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके बाद बयान दिया था कि गांव वाले नहीं चाहते हैं, नक्सली जबरन उनको वहां पर लाकर बिठा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कई ऐसे उदाहरण मिले हैं, चाहे नारायणपुर में जो कलेक्ट्रेट है वहां पर गांव वालों ने उसको घेर लिया, और भी बहुत सारे ऐसे वाकये हुए जिससे कहीं ना कहीं असंतोष की बात सामने आ रही है। और यही असंतोष था जिसने नक्सलवाद को वहां पर जन्म दिया था। सिलगेर में 2 साल हो गया है, लेकिन अभी तक वो आदिवासी वहां पर डटे हुए हैं, हटे नहीं हैं। तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वो सिर्फ इस बात से कहकर नहीं बच सकते कि हमने संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच नक्सली आए हुए हैं और वो बातचीत करने नहीं दे रहे हैं। तो जो विश्वास बहाली की कोशिशें हैं, कई बार ऐसा हुआ है वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, सड़क सुविधाएं बेहतर हुई हैं, संचार के साधन बेहतर हुए हैं, बिजली बेहतर हुई है, स्कूल खुलने लगे हैं जो छत्तीसगढ़ में, और कई सारे बस्तर में खास करके ऐसे काम हुए। जैसे मैं आपको बताऊं कि बस्तर अपना एक डेनिम का ब्रांड खुद बनाने लगा है, जिसको डेनिक्स कहा जाता है, जो वहां की लड़कियां वहां पर हुई हैं। आत्मानंद जो स्कूल बने हैं उसके जरिए अंग्रेजी में शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। नक्सलियों का इलाका भी काफी कुछ सिमटा है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि अभी भी उन पर पूरी तरह से फतह हासिल करना या ये कहना कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी लगती है। एक बात जो शुरुआत में आपने जिक्र की थी अनुराग की, ये जो समय होता है ये TCOC का होता है, ये दर्शकों को बताएं कि आखिर ये क्या है। और दूसरी बात ये कि क्या ट्रेनिंग अगर दी जा रही तो क्या ये माना जाए कि जब नक्सलियों ने हमला किया है तो उनके साथ जो नए रिक्रूट्स हैं उनको भी वो साथ में रखे होंगे, और ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से हमला होता है। और दूसरी बात जो आप विकास की बात कर रहे हैं, हमने ये देखा था कि जब गृह मंत्री अमित शाह अभी पिछले महीने वहाँ गए थे तो उसी दौरान जो है हमने देखा था कि किस तरह से नक्सली अपनी खींच मिटाते हैं, और जो वाहन सड़क निर्माण के काम में या रेलों के काम में लगते हैं या खनन के काम में लगते हैं उनको जला करके एक तरह से ये दिखाते हैं कि ये विकास का जो काम है वो यहाँ पर हम नहीं पहुँचने देंगे, सड़क नहीं बनने देंगे। और अगर हम उन्हें पता है कि अगर सड़क बन गई, पहुँच गई, तो शायद उनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। देखिए, ये तो एक अलग तरह की पूरी अर्थव्यवस्था ही वहां पर चल रही है अखिलेश जी। आप वहां पर कई जगहों पर सड़कों की ऐसी गुणवत्ता देखेंगे। हमने वो कहानी भी की थी कि कैसे एक सड़क बनाने के लिए कितने जवानों की मौत हुई, और उस सड़क की गुणवत्ता क्या है, हाथ से उठाएंगे तो चूरा बाहर आ जाता है, क्योंकि वहां पर कोई इस तरह की क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य है। बहरहाल, आपने जो दूसरा सवाल पूछा था TCOC का, वो टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन होता है। ये वो अवधि होती है जब फसलें कट जाती हैं, जंगलों में पतझड़ का मौसम होता है, दूर तक देखना आसान होता है, और नक्सलियों को अपने रंगरूट जो रिक्रूट है, नए रिक्रूट हैं, उन पर दबाव बनाकर, डरा धमकाकर या ये कहकर कि सरकार उनका शोषण कर रही है, उनको अपने में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ खाली वक्त रहता है गांव वालों के पास। तो इस अवधि में ही कई सारे बड़ी वारदातें वहां पर हुई हैं, और इसीलिए ये जो पूरा महीना होता है अप्रैल, मई, जून का, ये एक तरह से सुरक्षा बलों के लिए बहुत खतरे की घंटी होती है, और वो भी बहुत सावधानी से काम करते हैं। हमने कई तस्वीरें अभी भी हाल फिलहाल में ली हैं जहां पर पैदल और बाइक से लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहता है सुरक्षा बलों का, और ऐसे में DRG उनकी नाक, कान सब कुछ बने रहते हैं, और वो आगे अंजाम देते हैं। बहुत जुझारू लड़ाके होते हैं, जो इनमें दंतेश्वरी लड़ाके, जो महिलाओं की फौज है, ये भी एक विंग है, ये भी सरेंडर नक्सली है महिलाएं। ये 3-3, 4-4 दिन तक जंगल में बहुत जुझारू तरीके से नक्सलियों से लोहा लेती रहती हैं। तो इस तरह की काफी स्पेशलाइज्ड फोर्स बनी है और भी बहुत सारे आधुनिक संचार माध्यमों से उन पर नजर रखी जा रही है। तो इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन बावजूद जब भी इस तरह की बड़ी वारदात होती है तो फिर पूरी जो कवायद चल रही होती है या सरकार जो दावे कर रही होती है उस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। निश्चित तौर पर सवालिया निशान लग जाता है। हृदय जोशी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आपसे यही आपकी टिप्पणी, पहली जो घटना आज हुई है, हमारे सहयोगी अनुराग लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो 2-3 महीने होते हैं खास तौर से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं सुरक्षा बलों के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई चूक है, या फिर इस तरह की घटना के लिए नक्सली अपनी तैयारी करके रखते हैं और वो मान करके चलते हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम दे ताकि उनकी जो मौजूदगी है वो बनी रहे? देखिए अखिलेश, ये स्पष्ट बात है कि नक्सलियों के लिए एक बार कामयाबी हासिल करनी होती है, जबकि सुरक्षा बलों को जो है हर वक्त कामयाब होना होता है। ये लड़ाई ऐसी है, इतना प्रोटेक्टेड वॉर है और कितने सालों से लड़ाई चल रही है। और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो हमेशा आपको ये दिखाई देगा कि मार्च के अंत में या शुरुआत में अप्रैल में कोई बड़ा हमला होता है। जो 76 जवानों पर हमला हुआ था
दंतेवाड़ा में, वो भी 6 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद उसी साल 22 जो 2 बड़े हमले हुए थे, इसमें अगला हमला जो आखिरी बड़ा हमला हुआ था वो 30 जून को हुआ था, जो नारायणपुर में हुआ था। अभी भी आप देखिए तो इसमें 2 चीजें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि ये जो जैसे ही मौसम बरसात का आने वाला होता है, उससे पहले जो माओइस्ट हैं वो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव मजबूत करते हैं अपना, जिसे TCOC कहा जाता है उनकी भाषा में। और वो ये करते हैं कि जब सड़कें जो बरसात से कट जाएं या रास्ते अलग हो जाएं, उससे पहले वो अपनी प्रेजेंस को बनाने की पुरानी आदत है। लेकिन अभी इस बात को मैं इतना नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से माओइस्ट की जमीन बहुत कमजोर हुई है। वो बुरे हालत में है, उनका काडर बिखर रहा है, उनके बड़े नेता खत्म हो रहे हैं, उनके कुछ नेता बीमार हैं, तो वो बहुत छिन्न भिन्न हालत में। लेकिन दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये कि चुनाव आने वाले हैं इस साल। गृहमंत्री ने जो बयान दिए और कहा कि माओइस्ट बहुत कमजोर हुए हैं, ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी इस तरह के बयान आते हैं या नहीं भी आते, तो भी माओइस्ट एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहे होते हैं जब वो बहुत लंबे समय से उन्होंने कोई हमला नहीं किया है। जो माओ की जो स्ट्रेटेजी है कि दे मिस वी हिट, तो वो इस खतरे के जो मौके को इस्तेमाल करते हैं जब लेड बैक होते हैं। तो हो सकता है, इस बारे में कोई पूर्णतः बात नहीं कही जा सकती, हो सकता है कि जवान जब वापस लौट रहे हैं रेकी ऑपरेशन से या अपने जो भी सर्च ऑपरेशन से, तो उन्होंने गार्ड्स लोअर किए हों, उनको थोड़ा ऐसा लगा हो नहीं बहुत समय से कुछ नहीं हुआ, माओइस्ट पीछे हैं। तो क्योंकि ये पूरा इलाका इतना विस्तृत है और गांव में उनको इतना बहुत ज्यादा तो अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी समर्थन है, तो उन्होंने एक पहले से जो बिछाया गया जो बारूदी सुरंग है, बिछाई गई बारूदी सुरंग है या आईईडी है, उसे ट्रिगर करने की प्लानिंग बनाई और वो कामयाब हो गए। जवानों के लिए है कि उन्हें हर बार कामयाब होना है हर ऑपरेशन में, तो इसलिए ये घटना बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जैसा हमारे साथी अनुराग कह रहे थे कि इससे स्पष्ट होता है कि इतनी बड़ी जो वहां पर जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद अगर ऐसी घटना हो रही है, जो कि समझ में आ रहा है कि 10 लोग तो अभी मारे जाने की खबर मिल रही है, तो उससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा बलों के लिए अभी भी स्थिति जो है वहां पर कभी भी अपना गार्ड लोअर करने की नहीं। और हृदय, इसी में एक बात आपसे ये भी समझना चाहिए कि जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो फिर क्या जवाब होता है सुरक्षा बलों का, किस तरह से वो काउंटर ऑफेंसिव करते हैं, किस तरह से जो हमले के लिए जिम्मेदार होते हैं नक्सली उनसे निपटते हैं? देखिए, बड़ी समस्या इस समय सुरक्षा बलों के लिए तो हमेशा से रही है, नक्सलियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो हमला करते हैं और गांव में चले जाते हैं वापस। समस्या वहां पैदा हो जाती है जो वहां के लोग हैं, जो अनचाहे मन से ज्यादातर और कुछ लोग उनके साथ हैं, वो काम करते हैं। अब फौज क्या करेगी, या माफ कीजिए अर्धसैनिक बल जो वहां पर मौजूद है वो क्या करेंगे, वो अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, जो कि कोई भी सुरक्षा बल करेंगे अब वहां पर उसको उस इलाके को साफ करने के लिए और पता करने के लिए कौन लोग थे, तो उनके ऊपर बहुत मुश्किल आ जाती है। ये जो माओवादी हैं इस पूरी टेरिटरी का फायदा उठा के अब अंदर के जंगलों में चले जाएंगे, वहां पर जाके जो है जो भी इनका कुछ देखिए 1-2 दिन में बयान आएगा जिसमें एक कुछ कहेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा था लोगों से और उसके वजह से हमें एक कदम उठाया है। जबकि सच बात क्या है कि जो वहां पर उपलब्ध जहां मौजूद लोग हैं उनको बड़ी ही सावधानी के साथ काउंटर ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें यह पता करना पड़ता है कि कौन लोग वास्तव में माओवादियों के समर्थक हैं और कौन लोग ग्रामीण नहीं है। और इस चीज को जब तकरार बढ़ती है तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो सवाल आपने कहा, ये तो मैंने उसका थोड़ा प्रियम्बल जोड़ा, लेकिन जो सवाल आपने कहा कि आज से 10-12 साल पहले अखिलेश जैसी स्थिति थी, वैसी नहीं है। आज वहां पर जो फौज है हमारी, उनके पास बहुत अच्छी लेवल की के हथियार उपलब्ध है। उनके पास पिछले कुछ वक्त में, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, ऐसा सुनाई दे रहा था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए बहुत ज्यादा वहां पर सर्वेलेंस हो रहा है, तो वो सुविधा उनके पास उपलब्ध है। लेकिन हेलीकॉप्टरों के जरिए सरकार हमला नहीं कर सकती, अर्धसैनिक में हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं, जो वहां पर जनता भी मौजूद है। तो ये एक चीज है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि अगले कुछ दिन, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है और इसका जवाब देने के लिए वहां पर मजबूत किया जाएगा इस पूरे इलाके में। इस इलाके का नाम जहां जो हुआ है वो अरनपुर है। अरनपुर जो है समेली से थोड़ा आगे पड़ता है और इसके लिए आप जगदलपुर से करीब ये पूरे दिन का रास्ता है। अगर आप अब तो वहां काफी अच्छी सड़कें बन गई है, लेकिन कभी ये यहां पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता था। और जब अर्धसैनिक बल चलते हैं तो अपने रास्ते को क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं भी बारूदी सुरंगें हो सकती हैं। समस्या यहाँ पर इतनी बड़ी है कि यहाँ पर जब ठेकेदारों को काम दिया जाता है, अखिलेश मुझे याद आता था, तो वहां पर जो जिला के लोग हैं और उनको उसका भी पता रखना पड़ता है कि कौन ठेकेदार इनके दबाव में हो सकता है कि यहाँ पर बारूदी सुरंग लग जाए। तो
तेंदुपत्ता का सीजन आने वाला है, आपको पता है, वो एक नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो बहुत बड़ी कमाई होती है आदिवासियों के लिए। ठेके होते हैं बड़े बड़े लेवल पर, चुनावी साल है, वो ठेकों में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं और आरोप लगते हैं कि ठेके उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिन लोगों जो किसी एक पर्टिकुलर इधर की या उधर की फंडिंग करेंगे। माओवादी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं कि उनके लिए वसूली का मौसम होता है चुनाव से पहले कि आप इसको वोट डालो, इसको वोट मत डालो और पैसा दो, उम्मीदवारों से भी पैसा वसूला जाता है। तो ये एक अजीब सा एक दुनिया है जहां पर एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स कई बार चलता होता है। लेकिन ये बात पिछले कुछ सालों में वास्तव में जो स्टेट की पकड़ है वो बहुत मजबूत हुई है, सेना बहुत अंदर तक गई है। सेना जब मैं कह रहा हूं तो अर्धसैनिक बल माने जाने चाहिए, तो वो हुआ है। तो उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस तरह की घटनाएं इस प्रोट्रैक्टेड लड़ाई का हिस्सा है, इस लंबी चल रही लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि ये घटना इस तरह की ना हुई होती, लेकिन इसका लगता है कि आने वाले दिनों में एनालिसिस। बिल्कुल हृदय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हम लगातार इस कवरेज को बना करके रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ संदीप थापर जी भी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले की खबर आई है, जहां पर कि 10 जवान शहीद हो गए। इस हमले में एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। दंतेवाड़ा में अरणपुर मार्ग पर यह आईईडी विस्फोट किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवानों की गाड़ी पर यह नक्सली हमला हुआ है और नक्सल विरोधी अभियान से डीआरजी के ये जवान वापस आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में है, नक्सलियों को नहीं छोड़ेंगे, नक्सलवाद को खत्म करके दम लेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेश बघेल से बात की है और उन्हें अपने सहयोग का भरोसा दिलाया है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर जवानों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। शोक संतप्त परिवारों को मेरी संवेदनाएं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हृदय जोशी बने हुए हैं। संदीप थापर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संदीप जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी टिप्पणी, जिस तरह से यह हमला हुआ है, आप क्या मानते हैं कि क्या कहीं कोई इसमें जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, जो पूरी प्रक्रिया है, कहीं उसका कोई उल्लंघन हुआ या कहीं सूचना मिलने में देरी हुई? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, सबसे पहले जो शहीद हुए हैं 10 और एक ड्राइवर, मैं उनके परिवारों को सांत्वना देना चाहता हूं। और ये जो टेरेबल ट्रेजेडी है, जो कि मेरे को ये समझ नहीं आता कि हर 6-8 महीने के बाद ये क्यों होती है और हर बार हम उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के टैक्टिक्स हैं, ये माओवादियों के टैक्टिक्स, पुराने टैक्टिक्स हो गए हैं, फिर भी हम बार बार इसमें फंसते हैं। या तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है कि यहाँ पर है, एक बड़ा कंटिंजेंट जाता है ऑपरेशन करने के लिए और एम्बुश में फंस जाता है, या जाते टाइम या आते टाइम। और पेट्रोलिंग में भी जब जाते हैं तो या तो हम एसओपीज का उल्लंघन करते हैं कि रूट इन रूट आउट अलग होना चाहिए, प्रॉपर रोड ओपनिंग, खुली रोड के ऊपर पूरा कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के साथ मूव करना, चेक करना, या तो हम नहीं करते। और क्योंकि ये देखिए, मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो आपके चैनल्स पे देख रहा हूँ, जो खड्डा बना है, कहते हैं 50 किलो एक्सप्लोजिव, ये 2-3 घंटे में नहीं पड़ सकता कि आप गाड़ी लेके गए और आपके पीछे उसी में रूट में आ रहे हैं और उन्होंने लगा दिया। इसके लिए डिलिब्रेट ऑपरेशन हुए हैं। तो कुछ लोगों को आसपास, मुझे मालूम है वहां घनी आबादी नहीं होगी, लेकिन आसपास लोगों को कुछ तो खबर होगी कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और ये एक एसओपी की वायलेशन तो है ही। मैं ये कहना नहीं चाहता क्योंकि इतने बड़े नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन जो भी फोर्स थी उसकी तरफ से थोड़ी सी लापरवाही मैं जरूर एक्नॉलेज करूंगा कि लापरवाही हुई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारे साथ हृदय जोशी थे, वरिष्ठ पत्रकार जो कि नक्सली मामलों के जानकार हैं। उनकी दलील ये भी थी कि जो सुरक्षा बल है उन्हें हर बार कामयाब होना पड़ता है, जबकि नक्सलियों को केवल एक ही बार कामयाब होना होता है। तो ये एक चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, जिस तरह का इलाका है, जिस तरह से विकास वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, सड़कें वहाँ पर नहीं बन पाई हैं, और जिस तरह से इस घने जंगल में नक्सलियों का आज से नहीं बल्कि कई दशकों से ठिकाना है। जी, मैं थोड़ी देर पहले यही मैं ट्विटर पर डिस्कस कर रहा था कि 60-65 साल हो गए इस लड़ाई को।
और ये सशस्त्र लड़ाई नहीं है, ये आजादी नहीं मांग रहे इनको। हाँ, इनको चाइना से, पाकिस्तान से मदद मिली है, हथियारों की मॉरल सपोर्ट वो मिली है, लेकिन ये नहीं चाहते कि हम अलग देश बना लें। ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। वो अपनी जमीन के बारे में, अपने जंगलों के बारे में, अपने इलाके के बारे में और लैक ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो मेरे को समझ नहीं आया कि 60 साल में हम ये कुछ लोगों की जरूरतों को सुलझा नहीं पाए, मीट नहीं कर पाए, कि अभी तक ये चल रहा है माओवादी का और हर साल नुकसान होता है। तो या तो गवर्नमेंट सीरियस नहीं है या उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन 60 साल में कुछ सोल्यूशन तो निकल जाना चाहिए था अभी तक। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, उसको इसके ऊपर ध्यान रखो, कुछ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स को वहां बुलाएं, बातचीत करें, सोचें कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे इनको बाहर लाएं, क्योंकि ये तो ऐसे तो वो डिपेंडेंट है जंगल के ऊपर। वो तो वहां बैठे बड़े आराम से आपको हाथ लगा के मारते रहेंगे। आपका हर 6-8 महीने के बाद नुकसान होता रहेगा लोगों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि संदीप जी, सामाजिक पहलू के साथ साथ इसमें राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि जो ये बात करते हैं, कहते हैं कि बंदूक की नोक से सत्ता का परिवर्तन करना है, तो एक तरह से लड़ाई भी जो है पूरी सरकार से, डेमोक्रेसी से लड़ रहे हैं। ये भी उनकी अपनी एक फिलॉसफी का हिस्सा है। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण कही है कि इनको जंगलों से बाहर निकाला जाए, तो इसके लिए क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं? क्योंकि जब भी सेना के इस्तेमाल की बात आती है तो इस पर यही दलील दे दी जाती है कि हमारे अपने लोग हैं, इनके खिलाफ हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो DRG है उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो तो लोकल ही हैं और उनसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं उस टेरेन के बारे में, उन लोगों के बारे में। तो फिर भी अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो इसका फिर क्या हल निकाला जाए? देखिए, जैसे मैंने फर्स्टली पहले तो आपके सवाल दो चीजें हैं सवाल में। आर्मी का एम्प्लॉयमेंट, आर्मी कहती है कि ये हाइटेंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसमें आर्मी की जरूरत नहीं है। और सही है, इतनी CPOs है, इतने CRPF और दूसरी बटालियंस हैं जिनकी एक्सपर्टीज हो गया इस इलाके में, तो उनकी काबिलियत है इसमें, वो उसको कर सकते हैं। तो आर्मी की लाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्लॉयड है, बॉर्डर्स पे भी, JNK में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह पे। उनको एक और चीज जगह आप पकड़ा दें तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो इनकी कैपेबिलिटी में है CRPF, BSF की, तो इनको भी लगाना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि क्या हो सकता है। देखिए, ट्रेनिंग तो पीछे आर्मी ने इनके लिए स्कूल खोला था जंगल वॉरफेयर के ऊपर, इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर पर ट्रेनिंग दी है, मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है। तो ट्रेनिंग तो इनको दी जा रही है, लेकिन या तो लीडरशिप में कुछ कमी है, या मैं कुछ हमने, मेरे को याद है कि कुछ साल पहले तक जब मैं सर्व कर रहा था तो हर BSF का और CRPF का ऑफिसर जो था वो आर्मी में 1 साल रहता था, 6 महीने 1 साल आके JNK में ट्रेनिंग करता था RR के साथ। तो वहां से जो एक्सपीरियंस वो अपना लेके जाता है। ऐसे और स्टेप्स हमको आने पड़ेंगे। इनके लोअर लेवल के लोगों को भी थोड़ा एब्जॉर्ब करके कश्मीर में वो उनको ऑपरेट करवा के ट्रेनिंग करके वापस थोड़ा इथॉस बदली करना पड़ेगा। इथॉस के जैसे कि आप आर्मी को चीज देते हैं वो हो जाती है, ऐसा इथॉस लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप ऐसी है, उनका सोच विचार ऐसा है कि ये काम करना है। यही चीज अगर CPOs में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये माओवादी टिक पाएंगे उनके सामने। तो कुछ टैक्टिक्स चेंज करने होंगे हमें समय के अनुसार, जो आप अब इनको एनालाइज करें कि ये जैसे हरकतें हो, जैसे ये ऑपरेशंस हो रहे हैं कि इसमें क्या खामियां थी और आगे वो ना करें। तो ये सब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कुछ लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, इसी वजह से हमारे पे इतने हादसे होते हैं और इतने भारी नुकसान हमको उठाना पड़ता है। लेकिन बात केवल संदीप जी छत्तीसगढ़ की ही नहीं है, कई अन्य राज्य हैं भारत में जहां पर यह समस्या है। लेकिन एक बात यह भी इसका दूसरा पहलू कि अगर आप तुलना करें पिछले कुछ वर्षों की, तो ये पाएंगे कि जो इनका प्रभाव क्षेत्र है वो लगातार सीमित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो क्या ये भी एक कारण है कि इन्हें लग रहा है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए या अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के हमले करने जरूरी हैं?
जी हाँ, आपकी बात सही है। ये मेरे जहां तक मुझे याद है 176 डिस्ट्रिक्ट्स में होता था कुछ साल पहले तक। धीरे धीरे इसका एरिया थोड़ा सा हिंदुस्तान भी बदल रहा है, प्रगति हो रही है, सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, हर एक चीज में डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट लोगों की भीड़ होती रहेगी तो ये माओवाद से हटते जाएंगे, उनकी नौकरियां लग जाएंगी और चीजें आ जाएंगी और सहूलतें आ जाएगी, पानी आ जाएगा। तो ये अभी ये इलाका जो खास गढ़ रह गया है छत्तीसगढ़ में, इसी में अगर आप देखें 2-3 साल से इसी में इंसिडेंट हो रहे हैं ज्यादा। तो ये अभी भी एक हार्डकोर इलाका है। तो इसको मेरे ख्याल से बाकी जगह थोड़ी सी प्रेजेंस कम करके यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड 6-8 महीने ऑपरेशन करके इनके दांत खट्टे करें, ताकि वो भी समझे कि आप हिंदुस्तान की ताकत से ज्यादा देर नहीं लड़ सकते। आप लड़ने को तो 20 साल और लड़ते, लेकिन आप हारेंगे। तो जब ये रियलाइजेशन आ जाएगी, जैसे जीएनके में रियलाइजेशन आ गई है कि आप हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ सकते, अभी इंसिडेंट तकरीबन खत्म हो गई है। 100-150 टेररिस्ट रह गए, तो पाकिस्तान की थोड़ी सपोर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि वो मैच नहीं कर सकते हमारी कैपेबिलिटी को। तो ऐसे ही इनको भी एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप ये फजूल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम आपको देंगे। आपको सड़कें चाहिए, बिजली, नौकरी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हम देंगे। लेकिन आप लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, आपका नुकसान। जी संदीप जी, निश्चित तौर पर तो दांत खट्टे करने के लिए जरूरी है कि अगले 8-10 महीने तक लगातार कार्रवाई की जाए और इनसे पूछा जाए कि आखिर चाहते क्या है, क्योंकि आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर कि मन की बात पर एक सम्मेलन हो रहा है, जिसको गृहमंत्री अमित शाह प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय रेलवे और दूरसंचार मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, और आज जिनके कारण मन की बात सुशोभित हुई है, वो सारे सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर भाइयों बहनों और उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज अनुराग भाई ने मुझे निमंत्रण देकर मन की बात के एपिसोड की 100वें एपिसोड की पूर्व संध्या पर मन की बात के स्मरण में सिक्का और डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम एक अद्भुत प्रयोग, जिसने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया, लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं और मोदी जी ने, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आनंद की बात है कि आकाशवाणी को जन संवाद के लिए चुना, क्योंकि मैं बचपन से आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि ढेर सारी महत्वपूर्ण यादें मैंने आकाशवाणी पर ही सुनी है। भारत और बांग्लादेश में भारत की विजय को मैंने आकाशवाणी पर ही सुना है। इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि इंदिरा गांधी पराजित हो गई। ढेर सारे समाचार जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनको मालूम होगा कि आप तक वहीं पहुंचे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से ही पहुंचे हैं।
और मैं संगीत का शौकीन आदमी हूं। दूर दराज इलाकों में, सीमांत क्षेत्रों में देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की फरमाइश पर एक कार्यक्रम चलता था शाम को 7 बजे, जयमाला, और जयमाला को मैं सुनने वाला नियमित श्रोता हुआ करता था। दूर दराज के गांव के अंदर भी उनके मनोरंजन के लिए अगर कोई साधन था तो आकाशवाणी ही थी। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के हर अंचल में, हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, एक अच्छा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, लोकतंत्र की प्रमुख एस्पेक्ट जो है उसमें से एक एस्पेक्ट है जनता और नेता के बीच में संवाद। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र की नींव इतनी ही मजबूत होती है। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र इतना मजबूत और सफल होता है। और वो संवाद जितना सार्थक होता है, लोकतंत्र इतना परिणामदेही बनता है। लोकतंत्र के सुफल तभी ही मिल सकते हैं जब नेता और जनता के बीच में संवाद हो। और 9 साल के सब एपिसोड को तो नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं हूं। मैं जो भी काम करता था, पार्टी का करता था, सरकार का करता हूं, मेरे सामने हर मन की बात की कंटेंट बुलेट पॉइंट में आती है। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। शायद ही दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति में। मोदी जी ने इस 99 एपिसोड के माध्यम से, ये 99 एपिसोड के माध्यम से देश की सज्जन शक्ति, देश की सात्विक शक्ति और देश की सृजनात्मक शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जिस देश की सज्जन शक्ति संगठित न हो, जिस देश की सात्विक शक्ति संगठित न हो, जिस देश की सृजनात्मक शक्ति संगठित न हो और जिस देश की ये तीनों शक्तियां परिष्कृत और पुरस्कृत न हो, वो देश में लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के सफलता के मूल मंत्र को मोदी जी ने 99 एपिसोड के माध्यम से जमीन पर उतारा है। मोदी जी ने ये 9 साल में अनेक क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, नए नए आयाम गढ़ने का काम किया है, नए नए सुधार करने का काम किया है। इनोवेशन भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने इसको प्रमोट किया है। परंतु हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मोदी जी के 2 बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। एक, उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण जो हमारी जनता के मत की अभिव्यक्ति को प्रदूषित करती थी, मत की अभिव्यक्ति अगर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से प्रदूषित है तो ठीक से अभिव्यक्ति नहीं होती है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को
जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। जो परफॉर्म करेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो देश में शासन करेगा। उसका परिवार कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाति कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो। इसको मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया और इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु दी है, नई ऊर्जा दी है और नई दिशा भी दी है। इसके साथ साथ मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण किया। पहले पद्म पुरस्कार सिफारिश से मिलते थे और पद्म पुरस्कार मिलने वाले की वग कितनी है, वग शब्द गुजराती है मगर रसूख कितना है, इसके आधार पर पद्म पुरस्कार मिलते थे। आज पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप खुद अपना योगदान भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है एक पारदर्शी कमेटी समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली निर्णय करती है और उसको पद्म पुरस्कार छोटे से छोटे व्यक्ति को मगर बड़े कंट्रीब्यूशन करने वाले को मिलता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने लोकतंत्र के अंदर किया है। और तीसरा, यही बात से जुड़ा हुआ, मन की बात के माध्यम से समाज के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करने वाले, समाज के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर सफलता के साथ काम करने वाले, समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले ढेर सारे लोगों को और ढेर सारी संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की ये दोनों चीजों ने बहुत मजबूती प्रदान की है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात 800 सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन की बात ने नकारात्मकता दूर करके सकारात्मकता बढ़ाई है। मन की बात की स्वीप देखिए आप। मन की बात हैज रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर। राजस्थान का वो सीन मुझे याद है, दो खास सीन। ऊंट के ऊपर रेडियो लटक रहा है और आदमी जा रहा है। पेड़ के नीचे खेती करता हुआ परिवार बैठा है और रेडियो सुन रहा है। मन की बात ने जो एक काम किया जिसके बारे में चर्चा कुछ कम हुई है, जहां मन की बात ने नेगेटिविटी के ऊपर कुठाराघात किया, मन की बात ने पॉजिटिविटी को पराकाष्ठा पर लिया। पर मन की बात का एक बड़ा अकम्प्लिशमेंट है कि एट अ टाइम व्हेन द कंट्री वाज लूजिंग होप, when our world image had nosedived, लग रहा था हालात कैसे सुधरेंगे। अब लग रहा है हालात कैसे सुधरेंगे मुद्दा ही नहीं है। अब है कि हम